नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पुलिस लोगों के लिए सुरक्षा होती है, पुलिस अपराध को रोकने के लिए होती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है। लेकिन गोरखपुर की पुलिस ने जो किया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की दरिंदगी का इश्तहार हो गया है, एक बदनुमा दाग। क्योंकि गोरखपुर के 6 पुलिस वालों ने एक 4 साल के बच्चे के पिता को जानवरों की तरह पीटकर, घसीटकर मार डाला। 6 पुलिस वालों ने कानपुर के व्यापारी को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं है, ये मौत है उस भरोसे की जो कहती है कि यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए है। पुलिस वालों ने किया है, होटल से सबूत मिटाए गए हैं, मजीद को इंसाफ चाहिए। पुलिस किस लिए होती है? क्या इसलिए कि किसी माँ को बेऔलाद कर दे, किसी सुहागन को बेवा बना दे, किसी 4 साल के बच्चे को यतीम कर दे, किसी बेगुनाह को मार के फेंक दे, किसी की गर्दन काट दे या सर फोड़ दे या सीने से सांसें उखाड़ ले? पुलिस किस लिए होती है? क्या इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यूपी की पुलिस तो ऐसी ही है। मार डाला उसने कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता को होटल के कमरे में पीट पीट कर बेमौत मार डाला। चोट बहुत सारी जगह थी, आँख के ऊपर था, वो जो पिस्तौल इन लोग लेते हैं उसके मारने का निशान था, वो नीला हो गया था। हाथ में पिस्तौल भोंकने का निशान था, पूरा गोल छेद था। दूसरी जगह भी कट था, गर्दन में भी निशान था। ऐसे करके कई चोट थी। सिर में भी कहीं चोट आई और ब्लड भी कहीं से? ब्लड नाक से बहुत बाहर है, यहाँ से भी बहुत बाहर है। यूपी पुलिस का स्लोगन है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन कैसी सुरक्षा, कैसा संकल्प, जब पुलिस वाले गुंडे हो जाएं, पुलिस वाले कातिल हो जाएं, अपराध रोकने के लिए उठे हुए हाथ अपराध करने लग जाएं, आतंकी हो जाएं, हैवान हो जाएं, रक्त पीने वाले हैवान। पुलिस वो अपनी राइफल की बट से मारा तो इधर का सर पिचक गया उनका पूरा, और नाक से ब्लड आने लगा। इतना टॉर्चर किया, उनका मांस हाथ का निकाल लिया, उनको इतना मारा, उनके चेहरे पे स्क्रैच है। आप देखिए कितना बेरहमी से मारा है, जैसे आतंकवादी को भी इतना बेरहमी से नहीं मारता। अपनी ही खाकी पर पुलिस ने अपने ही शहरी का लहू छींटा है, अपनी ही आबरू पर ठोकी है कलंक की कील, अपने ही मस्तक पर लिखा है कि हाँ, हम हैं यूपी पुलिस, जिनके हाथ कत्ल से रंगे हैं, एक बेगुनाह के कत्ल से। वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सजा भी होनी चाहिए। एक हंसते खेलते खुश रहते परिवार में मातम है पुलिस की वजह से। पुलिस वालों ने जिंदगी पर बंदूक का बट मार दिया है। 27 सितंबर को 36 साल के मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों से मिलने अपने 2 दोस्त अरविंद और प्रदीप के साथ गोरखपुर गए थे। वो रामगढ़ताल में देवरिया बाईपास के इसी कृष्णा पैलेस होटल के कमरा नंबर 512 में ठहरे थे। रात करीब 12:30 बजे का वक्त था। रामगढ़ताल के थाना प्रभारी जीएन सिंह और सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मी उनके कमरे में आए जांच के लिए। यहाँ पुलिस से बहस हुई और आरोपों के मुताबिक पुलिस वालों ने 2 दोस्तों को नीचे बुला लिया और मनीष को लहू लहू कर दिया। उन्हें बीआरडी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है, और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। पुलिस की बेशर्मी देखिए कि उसने अपने पुलिस वालों की हत्या को हादसे का रंग देने की कोशिश की। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई।
दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस का ये फरेब चंद घंटों में सच बनकर सामने आ गया और यूपी पुलिस का चेहरा झूठ से पीला पड़ गया था। सूबे के सबसे बड़े कोतवाल की जुबान कांपने लगी थी। इसमें जो मुख्यालय स्तर से निर्देश यही दिए गए हैं कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी विवेचना कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसकी जिम्मेदारी वहां के जोन के अधिकारी और वहां के रेंज के अधिकारी को दी गई है। सिर्फ एक आदमी का कत्ल नहीं किया है यूपी पुलिस ने, उस भरोसे का कत्ल किया है जिसमें मित्र पुलिस जैसे शब्द पलते और चलते हैं। उस उम्मीद का कत्ल किया है जिसमें ख्वाब टिमटिमाते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है। सिर्फ एक आदमी का कत्ल नहीं हुआ है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। गोरखपुर के पुलिस वालों ने दहला देने वाले गुनाह को अंजाम दिया है। एक आदमी को पहले तो पुलिस वालों ने बेरहमी से मार डाला और फिर शुरू हुई कातिल पुलिस वालों को बचाने की पर्देदारी। पहले संगीन कत्ल को छिपाने के लिए हादसे का नाम दिया गया, मगर परिवार की कराहती हुई आवाजों ने पुलिस का झूठ उधेड़ कर रख दिया। फिर परिवार के लोगों को भरमाया गया, कानून का डर दिखाया गया, कोर्ट कचहरी में भागदौड़ का सबब बताया गया, सिर्फ इसीलिए कि परिवार पुलिस वालों पर केस ना करे। कत्ल की इस कहानी में वही अपराधी हैं जिन पर अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी है। कौन देता है हक पुलिस को गुंडागर्दी करने का? एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, सालों तक कोर्ट में। कौन देता है हक वर्दी के पीछे कत्ल कर देने का? कौन देता है हक धमकाने का, वसूली करने का, किसी की जान ले लेने का? कहां से आती है इतनी ठसक कि वर्दी पहनते ही आदमी आदमी नहीं रहता? जवाब इस वीडियो में है। इस वीडियो को देखिए, क्रोध से कंठ न कांपने लगे तब कहिए। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में। जिन पुलिस वालों ने एक आदमी को जानवरों की तरह पीट पीट कर मार डाला, उन्हीं पुलिस वालों को बचाने के लिए दूसरे अधिकारी पीड़ितों को डराते हैं, धमकाते हैं, कानून का डर दिखाते हैं। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में। ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। क्यों हुआ है? इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे। जिस महिला के पति को पुलिस ने घसीट कर मार डाला, उसे कोर्ट कचहरी में भागने दौड़ने का डर दिखाकर गोरखपुर के अधिकारी कहते हैं कि वो केस ही न करें, बल्कि केस से वापस कदम खींच लें। यही समझाया जा रहा है, आईजी डीआईजी आकर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि केस वापस ले लो, एफआईआर मत करो, 6 घर बर्बाद हो जाएंगे। जो मेरा घर बर्बाद हो गया भैया, उसका क्या? पुलिस वालों की हैवानियत छिपाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच सामने ला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके चलते उनकी मौत हुई। मनीष के बदन पर कुल 4 निशान थे। दाएं हाथ की कलाई पर डंडे के निशान थे, सिर और चेहरे पर चोट थी। इसके अलावा बाईं आंख पर भी चोट थी। पुलिस को पूरा भरोसा था कि मामले को दबा ले जाएंगे, खाकी के दाग को छिपा ले जाएंगे, लेकिन कराहती हुई आवाजों ने झूठ के सीने में सुराख कर दिया। जहाँ पे ये चोट के निशान होंगे वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस कमरे की, उस जगह की, ये भी आप समझ जाएंगे। खून से भरा हुआ होना चाहिए वो कमरा। वहाँ पे एक बूंद खून नहीं था। 1-2 जगह जल्दबाजी में छूट गया था, वो भी लाइट था। होटल में पुलिस
मनीष के साथ ज्यादती कर रही थी, तो वहीं मनीष ने फोन पर अपने जानने वालों को इसकी जानकारी दी थी। मामा ने मुझे जब फोन मिलाया, उन्होंने ये मुझसे बोला कि बेटा कुछ पुलिस वाले आए हैं, मुझे थाने लेकर के जा रहे, मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अब तुम देख लेना। हमने ठीक है, मैं कप्तान से बात करता हूँ। कप्तान साहब का फोन हाथ में नहीं लगा। उसके बाद उनका फोन नहीं हुआ। घर के लिए मैं आ रहा था, रास्ते में मेरे पास अक्षय कुमार मिश्रा था, चौकी इंचार्ज फल मंडी के, फोन आया मेरे पास। तो फोन नहीं कटा, उन्होंने कुछ बदतमीजी से उन लोगों से बात किया, तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गाड़ी बैक किया और वापस आ रहा था। रास्ते में मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करने लगा, लेकिन दोस्तों का कॉल नहीं लगा। जब पुलिस की पोल खुलनी शुरू हुई तो सरकार एक्शन में आई। 2 कमेटियों का गठन किया गया। पहली कमेटी गोरखपुर केस में शामिल पुलिस वालों के पुराने रिकॉर्ड को खंगालेगी और दोषी होने पर एक्शन लेगी। दूसरी कमेटी यूपी के सभी दागी पुलिस वालों की जांच करेगी। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन देखिए 6 के 6 पुलिस वाले फरार हैं और खाकी ही अब खाकी की तलाश में जुटी हुई है। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं कि आपको पता नहीं सालों तक कोर्ट में। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। इधर यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल है तो उधर इसी कत्ल के मसले पर सियासत जोरदार है। इल्जाम गोरखपुर की पुलिस पर लगा है, इसीलिए विपक्षियों को योगी सरकार पर निशाना साधने का जोरदार मौका मिला है। अखिलेश यादव तो सुबह सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। प्रियंका गांधी ने मृतक की पत्नी से फोन पर बात की और अंत में पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिला। इस कत्ल पर यूपी की सियासत पहले से ज्यादा तल्ख हो गई है। एक बेगुनाह का कत्ल हुआ गोरखपुर में। एक परिवार बर्बाद हुआ गोरखपुर में। यूपी पुलिस पर बदनुमा दाग लगा गोरखपुर में। तो गोरखपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जितने बोले सबसे मैं संतुष्ट हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। गोरखपुर से केस को कानपुर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। 4 साल के बेटे की पढ़ाई यूपी सरकार उठाएगी ऐसा कहा है और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया है। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे केस को समझा और एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह उन्होंने बिल्कुल सही सारे निर्णय लिए। उन्होंने खुद बहुत अच्छे से समझ के सारी बातें। आपकी क्या मांगे थी, आपने क्या बात की उनसे? मैंने जॉब के लिए कहा था, बच्चे के लिए कहा था और सीबीआई जज के लिए कहा था। इतना ही कहा। उन्होंने अपने मन से केस ट्रांसफर के लिए भी बोल दिया। कहाँ पे केस ट्रांसफर? नहीं, कानपुर। अच्छा, वो केस मतलब गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर होगा? जी हाँ, ठीक है। गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर होगा और हर जाने में बच्चे के लिए कुछ किया जाएगा। मेरे लिए एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था होगी। और कोई अनुदान जैसे 10 लाख 50 लाख कितना आप लोगों का कुछ और आर्थिक मदद? अभी उन्होंने कहा है वो 10 लाख वाला आपको तुरंत दे दिया जाए। बाकी मैं आपको और देखकर बताऊंगा। मगर यूपी पुलिस ने कत्ल का जो कलंक रचा है उसने उत्तर प्रदेश के सियासत में खलबली मचा दी है। शहर गोरखपुर है, इसलिए सियासत का रंग ज्यादा गहरा है। अखिलेश यादव सुबह सुबह ही मृतक मनीष के घर पहुंच गए सांत्वना देने। अखिलेश ने सांत्वना के साथ पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ में मांग की कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की सीबीआई जांच हो और योगी सरकार पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता दे। जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए।
यूपी पुलिस कटघरे में है तो विपक्षी यूपी पुलिस को चलाने वाले नीति नियंताओं को कैसे बख्श दें। लिहाजा समाजवादी पार्टी की ओर से तीखे तेवर अख्तियार किए गए, ये कहकर कि यूपी में किस आदमी की सांस आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कौन किसको कब ठोक दे पता ही नहीं। कभी पुलिस वाले जनता को, कभी जनता वाले पुलिस को, कभी गुंडे पुलिस को, कभी पुलिस गुंडों को, कौन किसको ठोक दे पता नहीं। समाजवादी पार्टी ने अपनी तलखियां दिखाई और यूपी पुलिस के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी तिलमिलाहट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर मनीष की पत्नी से बात की। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मनीष के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मायावती ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री कर रही आम आदमी पार्टी ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े किए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरह से व्यापारियों की सरेआम पुलिस की गुंडागर्दी से, प्रशासन की मिलीभगत से हत्या कर दी जा रही है, उससे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के खराब होने में नंबर 1 पर है। अब मुद्दे पर जोरदार सियासत है, लेकिन सियासत से बहुत पहले इंसाफ की आस है और बहुत सारे सवाल हैं कि अपने ही थाने से फरार पुलिस वालों को अपने ही थाने की पुलिस क्या पकड़ पाएगी। दहला देने वाले गुनाह के आरोप में क्या पुलिस वाले बर्खास्त किए जाएंगे। यूपी पुलिस के दोषी पुलिस वाले कत्ल के इल्जाम में क्या जेल जाएंगे। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। आगे क्या होता है इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यूपी के बाद बात पंजाब में मचे सियासी घमासान की करेंगे, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिद्धू और चन्नी के बीच पंजाब भवन में करीब 2 घंटे लंबी बैठक खत्म हो गई है। चन्नी सिद्धू की बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार होने की खबर भी सामने आ रही है। दोनों नेता फिलहाल निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सिद्धू की कुछ शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। सतेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर असहमति की स्थिति अभी भी बरकरार है? चलिए अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे। चन्नी सिद्धू की बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पंजाब के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या अब इस्तीफा अपना वापस लेंगे वो? सिद्धू की कुछ शर्तें तो मान ली गई हैं, कुछ मुद्दों को लेकर तकरार जारी है। सतेंद्र जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, कौन से मुद्दे हैं जिस पर तकरार अभी भी जारी है? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि सिद्धू और चन्नी में सुलह हो गई है, लेकिन अंदर खाने की बात करें तो अभी सुलह नहीं हुई है, बल्कि एडवोकेट जनरल और पंजाब के डीजीपी को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को साफ कह दिया कि इनको बदला नहीं जाएगा। रही गुरु ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ है, उनकी बेअदबी के मामलों की बात, तो उसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि इन केसों के लिए मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर हम अपॉइंट कर लेंगे और अलग से इन केसों को दिखवा लेंगे। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अड़े हुए हैं कि डीजीपी और एडवोकेट जनरल और जो दागी मंत्री हैं, जिनका बार बार नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, उनको हटाना ही होगा। फिलहाल हरीश चौधरी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, चंडीगढ़ आए हुए हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अलग से बैठाकर भी एक पेपर पर सारे पॉइंट्स नोट किए हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के साथ जाकर वो डिस्कस करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या हैं। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस की अंतर्कलह है उस पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्ण विराम अभी तक नहीं लग पा रहा है और वो अंतर्कलह अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म या किसी न किसी शेप में लगातार जारी है। चित्रा, झुकेगा कौन जिन मुद्दों पर असहमति है उसको लेकर? सवाल दरअसल बार बार यही खड़ा होता है कि अब इस मुद्दे को सुलझाएगा कौन, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा पार्टी आला कमान को भेजा है, आला कमान ने एक बार भी नवजोत सिंह सिद्धू से किसी तरह का संपर्क नहीं साधा है और शायद यही वजह थी कि नवजोत सिंह बैकफुट पर आए और सीधे चंडीगढ़ चले आए और चंडीगढ़ आकर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बातचीत का दौर भी शुरू किया। लेकिन इस बातचीत में निकला कुछ भी नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को यह लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं उनके दबाव के आगे, उनके प्रेशर के आगे झुक जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू का जो हाथ है वो कहीं ना कहीं ऊपर हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके उलट है। एक तरफ तो पार्टी आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को भाव नहीं दिया, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पंजाब की सियासत को लेकर ये जो घमासान मचा हुआ है, इस
इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। सत्येंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। क्या किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया को धमकाया है? सोशल मीडिया पर टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राकेश टिकैत को कहते हुए सुना जा सकता है, सब लोग साथ दो, अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी जांच में क्या पाया, आप भी देखिए। क्या किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया को धमकाया है? सोशल मीडिया पर टिकैत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि उनका अगला निशाना मीडिया है। सब लोग साथ दो, अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। ट्विटर और फेसबुक पर बहुत सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, राकेश टिकैत की मीडिया को खुलेआम धमकी। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। वायरल वीडियो क्लिप में हमें न्यूज एजेंसी एएनआई का लोगो दिखा। हमने पाया कि एएनआई ने 28 सितंबर 2021 को टिकैत के इस बयान का 43 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था। इस दिन टिकैत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। एएनआई के इस वीडियो में टिकैत कहते हैं, मैं तो दिल्ली वाले को देख लो जिसने कानून बना के आधा देश बेच दिया, उसमें भी ध्यान बना दो। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बेचनी निकाल दी, छत्तीसगढ़ भी छूता नहीं रहने का। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो, अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया था। इस बयान के बारे में मीडिया में खबरें भी छपी थी। इन खबरों के मुताबिक टिकैत ने सभी वर्गों से किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगते हुए कहा था कि सरकार का अगला निशाना मीडिया है। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन लगभग 1 साल से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि टिकैत के बयान का एक छोटा सा हिस्सा काटकर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने कैप्टन को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से आउट कर दिया था, लेकिन कैप्टन सियासत में नॉट आउट हैं। उन्होंने आज कांग्रेस में अपनी पारी डिक्लेयर कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। तो फिर कैप्टन की नई पारी कहां से शुरू होगी? नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और के साथ चले जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा। सियासत के खेल में ये वो कैप्टन है जो हारी बाजी को भी पलट सकते हैं। ऐसे कैप्टन हैं जो आउट होने के बाद भी खेल में बने रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब नया दांव खेल दिया है। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन? क्या किसी और पार्टी में जाएंगे कैप्टन? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसकी बाकायदा वजह हैं। जरा आप कैप्टन के ट्विटर पेज पर निगाह डालिए। अमरिंदर ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है। प्रोफाइल में कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। उनके परिचय में सेना के करियर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य की लगातार सेवा करने की बात लिखी है। यानी साफ है कि अमरिंदर का अब कांग्रेस से मन खट्टा हो चुका है। ना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। हालांकि जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उनके अगले कदम के बारे में पूछने लगे, लेकिन कैप्टन कुछ नहीं बोले, अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन जब कैप्टन चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। I will tell you later.
I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. अमरिंदर कल जब अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे, तभी से अटकलों का बाजार गर्म था। सवाल उठ रहे थे कि क्या कैप्टन बीजेपी में जाएंगे। कैप्टन ने अमित शाह के घर से निकलने के बाद ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में मिला, कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा की और उनसे फसल विविधीकरण में पंजाब का समर्थन करने के अलावा कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी के साथ संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया। कैप्टन ने भले ही अमित शाह से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की हो, लेकिन सियासत के गलियारों में ये मुलाकात सुर्खियों में छा गई। कभी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी नेताओं ने भी सुर बदल लिए। कैप्टन अब उन्हें राष्ट्रवादी नजर आ रहे थे। दो राष्ट्रवादी लोग आपस में मिले, कैप्टन साहब की राष्ट्रवादी सोच है और कैप्टन साहब अमित शाह जी से मिलने आए तो अच्छी बात, इसमें कोई बुराई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मुद्दे को मिलने आया था, तो उन्होंने अपना विषय रखा होगा कैप्टन साहब ने किसानों वाला विषय अमित शाह जी के सामने। इसको हम ये मत सोचें कि भाजपा ज्वाइन कर रहे नहीं करिए, और परंतु जिस प्रकार से उनको ह्यूमिलेट किया गया कांग्रेस में वो दिखता है। राष्ट्रवाद शब्द अब कैप्टन अमरिंदर के नाम के साथ जुड़ गया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही अमरिंदर ने सिद्धू पर हमला बोला था और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया था। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे सपोर्ट। कैप्टन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। अमरिंदर ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावनाएं भी उजागर की। पंजाब को सीमावर्ती राज्य बताकर उसकी संवेदनशीलता का मुद्दा उठा दिया। निशाना की कोई ऐसी बात नहीं थी। इट इज सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ माई स्टेट, एंड आई हैव गॉट मेरे 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिलका तक, और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। कैप्टन अमरिंदर ने बुधवार को अमित शाह से मुलाकात तो की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी भेंट की। इसके बाद से ही कैप्टन के अगले कदम के बारे में अटकलें चल रही हैं। कैप्टन के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन ज्यादा संभावना दो बातों की है। या तो कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया। दिल्ली से चंडीगढ़ वो पहुंच गए हैं और आपको बता दें उनकी ओर से साफ साफ कह दिया गया कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में नहीं जा रहे, लेकिन क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं किया है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर का बयान, सिद्धू को कहीं से भी जीतने नहीं दूंगा। वो कहीं से भी लड़े लेकिन जीतने नहीं दूंगा। सरकार चलाना सीएम चन्नी का काम है। स्पीकर करेंगे फ्लोर पर फैसला। जब फ्लोर टेस्ट को लेकर कैप्टन से सवाल पूछा गया तो फिर उनका ये जवाब मिला है। फिलहाल कांग्रेस से कैप्टन के 52 साल पुराना जो नाता, जो रिश्ता था, वही नहीं टूटा। नेहरू गांधी परिवार से 70 साल पुराने रिश्ते भी टूट गए हैं। राजीव गांधी और अमरिंदर बचपन के दोस्त थे। दोनों दून स्कूल में साथ पढ़ते थे। राजीव देश के सबसे बड़े सियासी घराने के वारिस थे तो अमरिंदर पटियाला के राज घराने के वारिस। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोस्ती जम गई थी। एक देश के सबसे बड़े सियासी घराने गांधी नेहरू परिवार का वारिस, तो दूसरा पटियाला के राजघराने का वारिस। जब मुलाकात हुई तो दोस्ती जम गई। अमरिंदर सिंह पटियाला से देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे तो राजीव गांधी दिल्ली से दून स्कूल गए थे। उस समय राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और छुट्टियों में राजीव और अमरिंदर प्रधानमंत्री आवास में धमाचौकड़ी मचाते थे। उम्र बढ़ती रही और दोस्ती पक्की होती गई। जुलाई 1959 में कैप्टन ने एनडीए खड़कवासला में दाखिला लिया।
1963 में भारतीय सेना में शामिल हुए और उन्हें दूसरी बटालियन सिख रेजिमेंट में तैनाती मिली। उधर राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। राजीव गांधी जब सोनिया को लेकर पहली बार भारत आए तो अमरिंदर ने उन्हें पटियाला के अपने महल में ही ठहराया था। राजीव गांधी कैप्टन अमरिंदर की दोस्ती पक्की होती चली गई। राजीव ही अमरिंदर को राजनीति में लेकर आए। 1980 में अमरिंदर सिंह लोकसभा के लिए चुने गए। कैप्टन राजीव के कहने पर कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में सेना घुस गई। इसके विरोध में अमरिंदर ने कांग्रेस और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1985 में अमरिंदर सिंह अकाली दल में शामिल हुए। 1986 में कैप्टन ने पंथिक अकाली दल का गठन किया, जिसका बाद में 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 2002 में कैप्टन पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2007 में उनकी सरकार चली गई। 2012 में एक बार फिर कैप्टन की अगुवाई में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी। 2017 में भी कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव में अमरिंदर ने अमृतसर में बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। कैप्टन अमरिंदर पटियाला के राज परिवार के वारिस हैं। पटियाला अंग्रेजों के जमाने में प्रिंसली स्टेट था और अपनी शानो शौकत और शाही खर्चों के लिए जाना जाता था। क्रिकेट और भव्य पार्टियों को लेकर पटियाला राजघराने के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा महाराज भूपेंद्र सिंह प्राइवेट प्लेन खरीदने वाले पहले भारतीय थे। भूपेंद्र सिंह ने यह प्राइवेट प्लेन 1910 में खरीदा था। पटियाला में इसके लिए बाकायदा हवाई पट्टी बनवाई गई थी। उनके प्लेन का पायलट विदेशी था, उसको तनख्वाह के रूप में मोटी रकम मिलती थी। भूपेंद्र सिंह जब विदेश जाते थे तो पूरा होटल ही किराए पर ले लेते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 44 रोल्स रॉयस कारें थी। एक बार तो उन्होंने रोल्स रॉयस कारों से कूड़ा उठवाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी ने बाकायदा उनसे माफी मांगी और नई कारें सप्लाई की। 1935 में महाराजा भूपेंद्र सिंह की हिटलर से मुलाकात हुई। हिटलर ने उन्हें अपनी मेबैक कार तोहफे में दे दी थी। क्रिकेट के शौकीन महाराजा भूपेंद्र सिंह बीसीसीआई के संस्थापक सदस्य थे। अपने पूर्वजों की तरह ही कैप्टन अमरिंदर का अंदाज भी शाही है। अपने पुरखों की तरह ही वे खाने और खिलाने के शौकीन हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को मोहाली के अपने फार्म हाउस में दावत दी और खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया था। सियासत में भी अमरिंदर का ये शाही अंदाज दिखता है। पंजाब कांग्रेस में एक खेमा उनसे असंतुष्ट था तो उसकी वजह भी कैप्टन का यही शाही अंदाज ही था। आज तक ब्यूरो। गांधी परिवार के वफादार रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में अर्श से लेकर फर्श तक देखा है। 9.5 साल लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें बेआबरू करके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बावजूद कैप्टन की पारी खत्म नहीं हुई। अभी भी खेल में बने हुए हैं कैप्टन। कांग्रेस कैप्टन के लिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचा था। अमित शाह से उनके मुलाकात को लेकर जब खबरें सुर्खियों में छाई तो प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अमरिंदर पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा, सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वे पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। शाम होते होते कैप्टन ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने अमित शाह और अजीत डोभाल से मिलने की वजहों का भी खुलासा किया। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। अमरिंदर अब किस रास्ते पर निकलेंगे इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन सिद्धू पर अभी भी उनके तेवर वही हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की खाट खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ये तय है। आज तक ब्यूरो। बीते 1 साल में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे देश का एक्सपोर्ट अप्रैल-सितंबर छमाही में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसे और बढ़ाने के लिए सरकार ईसीजीसी में निवेश करेगी और इसका आईपीओ लाएगी। उम्मीद है कि इससे 60 लाख नई नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए नए ऐलान करती जा रही है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में अगले 5 साल के दौरान 4400 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। बैंक के लोन के ऊपर भी ईसीजीसी बैंक को कवर देती है, जिससे क्रेडिट मिलने में, लोन मिलने में आसानी हो जाती है। इन दोनों चीज को और बड़े पैमाने पे ईसीजीसी कर सके, उसके लिए 4400 करोड़ रुपए कैपिटल के रूप में सरकार ईसीजीसी में डालेगी, जिससे लगभग 88,000 करोड़ रुपए तक का और अधिक लोन बैंक्स दे सकते हैं और उसके ऊपर इंश्योरेंस कवर ईसीजीसी उनको दे सकेगी। इस निवेश में 2022 से लेकर 2026 तक एक्सपोर्टर्स और बैंकों को मदद मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां संगठित क्षेत्र में होंगी। सरकार के मुताबिक इस निवेश और ईसीजीसी के आने वाले आईपीओ के जरिए ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी बढ़कर 88,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस क्षमता के बढ़ने का फायदा निर्यात में इजाफे से मिलेगा, जो अगले 5 साल में 5,28,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सरकार का दावा है कि बीते 1 साल में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के असर से देश का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 सितंबर तक देश से 185 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। ये किसी भी कारोबारी साल की पहली 6 माही में एक्सपोर्ट किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। निर्यात के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी सरकार का दावा है कि इस कदम से सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को ही मिलेगा। एक बड़ा थ्रस्ट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के एक्सपोर्ट को छलांग लगाने के लिए। अभी तक देश ने मैक्सिमम एक्सपोर्ट 330 बिलियन डॉलर, वो भी 3 साल पहले किया था। कई वर्षों से हमारा एक्सपोर्ट 300 बिलियन के आसपास चल, तो एक बहुत सारे निर्णय एक साथ लिए गए हैं गत कुछ महीनों में। उन सब निर्णयों के संयुक्त इम्पैक्ट ये होगा और सभी निर्यातकों में एक ऐसा उत्साह है आज, उस सबको मद्देनजर रखते हुए ये एक ऐतिहासिक साल रहेगा भारत के निर्यात के दृष्टिकोण से। दरअसल छोटे कारोबारी और कंपनियां निर्यात करते समय इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें निर्यात का भुगतान नहीं मिलता है तो ईसीजीसी उन्हें इंश्योरेंस कवर मुहैया कराएगी। एक्सपोर्ट करने वाली 97% कंपनियां एमएसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। आज तक ब्यूरो। जल्द ही देश में गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत हो जाएगी। शेयर बाजार की तर्ज पर इस एक्सचेंज में गोल्ड की खरीद फरोख्त की जा सकेगी, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही ज्वेलर्स ने महज 100 रुपए में सोने में निवेश करने की स्कीमें लॉन्च की हैं। युवा ग्राहक इस तरह की स्कीम्स में खासी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने को हरी झंडी दिखा दी है। गोल्ड एक्सचेंज शुरू हो जाने के बाद लोग शेयर बाजार की तरफ सोने में भी निवेश कर सकेंगे। जानकारों का भी मानना है कि ये निवेश के एक मजबूत और बेहतर विकल्प को लोगों के सामने रखेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको एक गोल्ड में भी निवेश करने का मौका मिलेगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से सोने के प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं उससे निवेशक या ज्वेलरी जो लोग नहीं खरीदना चाहते उनको अब गोल्ड एक्सचेंज अगर लॉन्च होता है तो उसमें निवेश करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। गोल्ड एक्सचेंज के आने में तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही ब्रांडेड ज्वेलर्स ने सोने में महज 100 रुपए में निवेश करने का मौका ग्राहकों को दिया है। हालांकि 100 रुपए में सोना खरीदने वालों को इसकी डिलीवरी नहीं मिलेगी। अगर सोने की डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए कम से कम 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर निवेश करना होगा, यानी करीब 4,000 रुपए का निवेश करने पर उसकी फिजिकल डिलीवरी मुमकिन हो पाएगी। कोरोना काल में ज्वेलरी की बिक्री में आई कमी और फेस्टिव सीजन के पहले अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स ये तरीका आजमा रहे हैं। इसमें एक स्कीम में एक कंडीशन ये है कि जब आपका सोने का निवेश 1 ग्राम तक पहुंच जाएगा तब उसी समय आप जो है ज्वेलर से फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि आपको एक बार में ही 1 ग्राम सोना नहीं खरीदना है। आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीद कर 100 रुपए से शुरुआत करके थोड़ा थोड़ा सोना खरीद कर आप 1 ग्राम तक जब आप पहुंच जाएंगे तभी आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी रहेगी।
इस ऑफर में सोना ऑनलाइन बेचा जा रहा है और इसे एक तरह का म्यूचुअल फंड SIP करार दिया गया है। ज्वेलर्स का दावा है कि इस तरह के निवेश में युवा ग्राहकों की खासी दिलचस्पी है। 100 रुपए में सोना खरीदने का ऑप्शन ज्वेलर्स या तो अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं या इसके लिए उन्होंने डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म से करार किया है। वैसे डिजिटल मोड में सोने की खरीद फरोख्त का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। मोबाइल वॉलेट पिछले साल ही इसकी शुरुआत कर चुके हैं। 3 से 4 हजार रुपए सोने के निवेश में लगाने वाले लोग सिक्के और गोल्ड बार खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।